किसान आखिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट इस पे कुछ क्यों नहीं कर पा रही है? नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जो मैंने शुरुआत में दो बातें कही कि किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, इस फार्म एक्ट के फार्म लॉ के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि ये जो फार्म लॉ है, फार्म जो एक्ट है वो क्या है, ये कौन कौन से फार्म लॉज लाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, और इसका किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात, तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये फार्म लॉ है क्या? तो 27 सितंबर की बात है जब पार्लियामेंट ने, जब प्रेसिडेंट ने यहाँ पे इसको पास किया था, बिल से एक्ट बना दिया था, ओके। और इससे प्रेसिडेंट के साइन करने से पहले ये जो बिल्स थे ये दोनों सभाओं से, लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास हो गए थे। बस उन पे प्रेसिडेंट की मुहर लगनी बाकी थी। तो 27 सितंबर को उस पर प्रेसिडेंट की मुहर भी लग गई और वो जो बिल्स थे वो बन गए लॉज, या बोल सकते हैं वो बन गए एक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये बिल कौन कौन से हैं, ठीक है। थोड़े लंबे हैं, तो सबसे पहले उनका नाम जान लेते हैं। नाम थोड़े लंबे लंबे हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, सॉरी बिल बोल रहा हूँ, लॉ 2020। दूसरा है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। एंड थर्ड वन द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये तीन लॉ हैं, ये तीन एक्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। जो पहला लॉ है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन लॉ 2020। तो इसमें क्या हो रहा है, इस लॉ के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं जो किसान को बेनिफिट करेगी, और इसका हम लोग दोनों पक्ष समझेंगे। ये बिल कैसे फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, और अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसको ओपोजिशन और फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग दोनों पहलुओं को समझेंगे। तो पहले बात, इस बिल को जान लीजिए। तो इस बिल में ये कहा गया है, दिस प्रपोज्ड लेजिस्लेशन सीक्स टू गिव फ्रीडम टू फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड द नोटिफाइड APMC। सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर हम लोग APMC की बात कर लेते हैं तो APMC का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसको हम लोग मंडीज भी कहते हैं, ओके। और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मंडीज कहते हैं, और इसका जो टेक्निकल टर्म वो है APMC। और APMC का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़। तो इस लॉ में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट, इन्होंने यहाँ पे फार्मर को फ्रीडम दी है ताकि वो अपना जो भी फसल है, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है अपने खेतों में, वो मंडी के बाहर भी जाके बेच सकते हैं, ठीक है। मंडी में बेच, उनके पास ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। पहले वो अपनी मंडी में बेच, अपने जो अपना फसल है वो केवल APMC में ही बेच सकते थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद वो अपनी फसल जो है, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है अपने खेतों में, वो APMC के बाहर भी, या फिर बोल सकते हैं मंडीज़ के बाहर भी बेच सकते हैं। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया है? ऐसा मतलब ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए बेनिफिट्स देख लेते हैं हम लोग। तो एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फार्मर्स विल नॉट चार्ज एनी सेस और लेवी फॉर सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस अंडर दिस एक्ट। कोई भी इनसे चार्ज एक्स्ट्रा या फिर सेस, ठीक है, या फिर टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर इसके हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो इट विल ओपन मोर चॉइसेस फॉर फार्मर्स, ठीक है। सही बात है, मौके आदमी को चॉइसेस मिलेंगी, तो फार्मर्स को यहाँ पे चॉइस मिल रही है। रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट एंड हेल्प देम टू गेट बेटर प्राइजेस। अगर मार्केटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो रही है यहाँ पे और उनको एक बेटर प्राइस मिल रहा है। इट विल ऑल्सो हेल्प फार्मर्स ऑफ रीजन विथ सरप्लस प्रोड्यूस टू गेट बेटर प्राइजेस एंड कंज्यूमर इन एरिया विथ शॉर्टेजेस एट लोअर प्राइजेस। यहाँ पे दो चीज़ हो रही है। पहली चीज़ ये हो रही है, उन फार्मरों को जहाँ जिनके पास जिस मतलब एक स्पेसिफिक रीज़न की बात करते हैं, अगर उन रीज़न के फार्मरों के पास जो उनका प्रोड्यूस है काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, सरप्लस हो जा रहा है, तो वहाँ भी उनको बेटर प्राइसेस मिल सकती हैं। और कंज्यूमर जहाँ पे
अगर एक ऐसा रीज़न है जहाँ पे शॉर्टेज कम हो गई है, ठीक है, जहाँ प्रोड्यूस उनका नहीं हुआ, जहाँ पे कंज्यूमर कम है, कंज्यूमर इन एरियाज विथ शॉर्टेज एट लोअर प्राइसेस, ओके। तो यहाँ पे अपोजिशन की बात करते हैं। अपोजिशन यहाँ पे क्या कह रही है, तो अपोजिशन ये कह रही है यहाँ पे कि स्टेट विल लूज रेवेन्यू, स्टेट यहाँ पे राज्य अपनी रेवेन्यू खो देगा एज दे विल नॉट एबल टू कलेक्ट मंडी फीस। मंडी फीस के लिए वो मंडी फीस कलेक्ट नहीं कर पाएगी स्टेट, ठीक है। इफ़ फार्मर दे सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड रजिस्टर्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़। सरकार का ये कहना है और अपोजिशन का ये कहना है कि जो सरकारें हैं, जो राज्य हैं, वो रेवेन्यू लूज़ कर देंगे और मंडी की फ़ीस भी नहीं कलेक्ट कर पाएंगे अगर फार्मर जो है रजिस्टर्ड APMC के बाहर अपना प्रोडक्ट बेचता है, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई। ऑल्सो कमीशन एजेंट्स स्टैंड टू लूज इफ एंटायर फार्म ट्रेड मूव्स आउट ऑफ मंडीज। यहाँ पे कुछ एजेंट्स भी होते हैं जिनका कुछ कमीशन बनता है, ये एजेंट्स हैं अपना कमीशन लूज़ कर देंगे, पूरा कमीशन लूज़ कर देंगे अगर जो हमारा एग्रीकल्चर मार्केट है वो मंडीज़ के बाहर जाता है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली फार्मर्स एंड अपोजिशन पार्टीज फियर इट में इवेंचुअली लीड टू द एंड ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन इससे भी एक खतरनाक बात यह है जो लगती है फार्मर्स को और जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको ये लगता है कि इवेंचुअली जो जितने भी जो पहला है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत में उनको ये लग रहा है कि आने वाले समय में MSP बिल्कुल बंद हो जाएगी, ठीक है। जो भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको बोलते हैं कि मतलब इतना पैसा तो न्यूनतम किसान को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब न्यूनतम मूल्य जिसके ऊपर किसान अपना फसल बेच सकता है, कहीं वो ना बंद हो जाए, ठीक है। और इसके बंद होने के बाद ये पूरा मार्केट कहीं प्राइवेटाइज ना हो जाए, ठीक है। ये तो बात होगी पहले एक्ट की, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल बोल रहा हूँ, लॉ 2020। अगर हम बात करते हैं दूसरे लॉ की, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज लॉ 2020। इसमें क्या हो रहा है, दिस प्रपोज लेजिस्लेशन सीक्स टू गिव फार्मर द राइट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है इस लॉ में, ठीक है। किससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, एग्री बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और लार्ज रिटेलर्स फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर फार्मिंग प्रोड्यूस एट अ प्री एग्रीड प्राइस, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है और इसमें क्या होता है कि जो भी बिजनेसमैन होंगे, ठीक है, वो फार्मर के पास जाएंगे और अपनी डिमांड बताएंगे और उस डिमांड के अनुसार फार्मर पहले से ही एक एग्रीमेंट पे साइन करा लेंगे, फार्मर बोल रहा हूँ, जितने बिजनेसमैन होंगे वो पहले से ही क्या करेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड प्राइस फार्मर के साथ एग्रीमेंट पे साइन हो जाएगा कि अगर फसल ख़राब भी होती है तब भी आपको इतना मिलेगा, अगर फसल अच्छी होती है तब भी आपको इतना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट है। अगर हम बेनिफिट की बात कर लेते हैं तो इट सीक्स टू ट्रांसफ़र द रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी फ्रॉम फार्मर टू स्पॉन्सर। ये एक मार्केट में जो भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी चलती है कि अगर मानसून की वजह से कई बार फसल ख़राब हो जाती है तो किसानों को अपनी फसल का पूरा लागत नहीं मिल पाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या हो सकता है, एक फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए बाई चांस फसल ख़राब भी होती है तो एग्रीमेंट के अनुसार उनको पूरा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके भी कई सारे लूप होल्स हैं क्योंकि इसका गवर्नमेंट ने इसका कोई अभी प्रॉपर तरीके से एक लॉ नहीं बनाया है। क्योंकि देखिए जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके पास एक लीगल टीम होती है और वो लीगल टीम किसानों के पास भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर एग्रीमेंट समझाना है तो किसान अगर उतना अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं है तो उस लीगल एग्रीमेंट को समझाने के लिए भी कुछ चाहिए, ठीक है। अगर कोई धोखाधड़ी भी हो सकती है उनके साथ, किसानों के साथ, तो देखिए कहीं ना कहीं एक फ़ायदा भी है तो कहीं ना कहीं एक लूपहोल भी है। तो यहाँ पे अपोजिशन भी यही कह रहा है कि फार्मर बॉडीज एंड अपोजिशन पार्टी से द लॉ इज़ फ्रेम्ड टू सूट बिग कॉर्पोरेट्स। उनका ये कहना है कि ये लॉ बनाया गया है कि ताकि इससे बड़े बड़े बिजनेसमैन को फ़ायदा मिले, बड़े बड़े जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको फ़ायदा मिले और वो इंडियन फूड एंड एग्रीकल्चर बिजनेस को कह रहे डोमिनेट कर ले जाए, ठीक है। ये भी रिस्क है, ये भी बात उनकी सही है, बिल्कुल सही है कि अगर एक प्रॉपर अगर हम लीगल टर्म की बात करें तो किसानों के पास लीगल बॉडीज़ भी होनी चाहिए, लीगल टीम मेंबर अगर होंगे तो वो जितने भी बिजनेसमैन के जो एग्रीमेंट होगा वो उनको बता सकेंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। इट विल वीकन दी निगोशिएटिंग पावर ऑफ फार्मर। यहाँ से क्या हो सकता है, फार्मर की जो
मोल भाव करने की क्षमता वो भी ख़त्म हो जाएगी, मे बी चांसेस से ख़त्म हो सकती है। ऑल्सो बिग प्राइवेट कंपनीज, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स एंड प्रोसेसर में गेट एन एज। तो उनको यहाँ जितने बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, होलसेलर्स हैं एंड प्रोसेसर्स हैं, इनको भी एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट या फिर कहीं ना कहीं एज मिल सकता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नई बात नहीं है। पेप्सिको का नाम सुना होगा आपने। तो पेप्सिको काफ़ी सालों से, करीबन 30 सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है। लेस की जो चिप्स खाते हैं आप, तो वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अनुसार वो एक सिमिलर साइज़ के एक कह सकते हैं एक समान के आलू उगाने का कॉन्ट्रैक्ट किसानों को देती है कि आप हमारे लिए इतने शेप एंड इतने साइज़ का एक क्या कह सकते हैं पोटैटो हमारे लिए ग्रो करिए, ठीक है, सिमिलर साइज़ की। तो देखिए, बेनिफिट्स तो हैं लेकिन नुकसान भी हैं। जो नुकसान है वो मैंने आपको बता दिया, और जो पोजीशन की बात है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये तो था द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज लॉ 2020। अगर हम बात करते हैं लास्ट बिल की, द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। देखिए, ये बिल सबसे अहम है। दिस प्रपोज लेजिस्लेशन सीक्स टू रिमूव कमोडिटीज़ लाइक सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ओनियंस एंड पोटैटोज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। मैंने आपको जितने भी नाम बताए हैं, सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गई, ठीक है, ऑयल सीड्स हो गए, प्याज हो गया, आलू हो गया, इनको एसेंशियल कमोडिटीज से हटाने का फैसला किया है सरकार ने, ठीक है। और इस पे स्टॉक होल्डिंग की लिमिट भी लगा दी गई है एंड विल डू अवे विद द इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स ऑन सच आइटम्स एक्सपेक्ट अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस नहीं होते हैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं, लाइक वॉर, फेमाइन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइसेस राइल एंड नेचुरल कैलामिटी, ठीक है। अगर ये ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस हमारे बीच आती है तो ये जो मैंने आपको कुछ नाम बताया कमोडिटीज़ के, वो एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से बाहर आ जाएंगे, सॉरी एसेंशियल लिस्ट में आ जाएंगे। अभी तो सरकार इनको एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से बाहर कर रही है। देखिए, यहाँ बेनिफिट्स क्या कर रही है, बेनिफिट यहाँ पे क्या क्या सरकार ने जो सरकार का जो स्टैंड है वो क्या है। इट इज़ एम्ड एट अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट FDI इनटू फार्म सेक्टर एज वेल एज ब्रिंगिंग प्राइस स्टेबिलिटी। इन्होंने ये कहा कि इसका करने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, FDI आएगी फार्म सेक्टर में, और ऐसा करने से हमारी प्राइस की जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहेगी, ठीक है। लेकिन अपोजिशन क्या कर रही है, बिग कंपनीज विल हैव टू फ्रीडम टू स्टॉक कमोडिटीज़ हेल्पिंग देम डिक्टेट टर्म्स टू फार्मर, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जितनी बिग बड़ी कंपनियाँ होंगी उनके पास पूरा फ्रीडम होगा स्टॉक को, कमोडिटीज़ को स्टॉक करने का, और वो फार्मर के साथ डिक्टेट कर सकते हैं, ठीक है, वो अपनी मनमानी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पूरा मुद्दा मैंने आपको समझाया। ये जो 3 लॉज हैं, पहला लॉ था द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स लॉ, ठीक है, दूसरा था एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन लॉ, और जो तीसरा था एसेंशियल कमोडिटीज़ लॉज, ठीक है। अब देखिए, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो किस बात को लेके हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कई सारी एलीज हैं, ठीक है, कई सारी उनकी गठबंधन की सरकारें हैं जो भी उनका प्रोटेस्ट कर रही हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट कर रही हैं, ओके। जैसे मान लीजिए अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पे एक अकाली दल है काफ़ी, द अपोजिशन एज वेल एज लॉन्ग टाइम बीजेपी एलीज शिरोमणि अकाली दल हैव टर्म दिस रिफॉर्म्स एज एंटी फार्मर। उन्होंने इसको एंटी फार्मर करार दे दिया गया है, एंटी फार्मर का टैग दे दिया कि ये जो लॉ है सारे एंटी फार्मर हैं, ठीक है, इसमें किसानों का घाटा होने वाला है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि द गवर्नमेंट हैज सेड दीज रिफॉर्म्स विल एक्सेलरेट ग्रोथ इन सेक्टर थ्रू, मतलब इसको लाने से एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बूस्टअप मिलेगा, एक एज मिलेगा थ्रू प्राइवेट सेक्टर, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और सप्लाई चेन क्या हो, एक स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसमें एक और बात कही सरकार ने कि फार्मर विल गेट देयर बेटर प्राइसेस। कई बार उनको अपनी जो वो पैदा करते हैं, जो फसल होती है, उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इस जो तीनों लॉज हैं तो उनकी मदद से उनको फार्मर्स को क्या मिलेगा, उनको एक राइट वैल्यू मिलेगी अपनी फसलों की, ठीक है। और देखिए, प्रोटेस्ट कौन कौन कर रहा है, पंजाब के फार्मर कर रहे हैं, ठीक है, हरियाणा का फार्मर कर रहे हैं, और कुछ उत्तर प्रदेश के भी फार्मर्स कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ठीक है। फार्मर्स इन पंजाब एंड अदर पार्ट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस रिफॉर्म्स। बादल टू टेंडर्ड हर रेजिग्नेशन आफ्टर द बिल वर पास्ड, ठीक है। अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग TMC, कांग्रेस, DMK एंड BSP अपोज द एग्रीकल्चर सेक्टर
रिफॉर्म्स बिल सेइंग दे वर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। तो यहाँ पे अपोजिशन भी है, जैसे अपोजिशन में हम बात करते हैं टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके एंड बीएसपी, इन्होंने भी अपोज किया है इस किसान बिल का। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो किसान बिल है वो जो छोटे फार्मर होंगे, जो मार्जिनल फार्मर होंगे, उनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। ओके, तो ये था कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने ये कहा है कि दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन आइंग हाउ दे कैन टेक द फार्मर लैंड टू बेनिफिट देयर कैपिटलिस्ट फ्रेंड। तो उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि उन्होंने ये कहा कि ये सरकार अपने बड़े बड़े जितने उद्योगपति हैं, उद्योगपति दोस्तों के लिए किसानों की ज़मीन को हड़प के उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। तो ये देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, अपनी अपनी राय है। तो देखिए ऐसा है कि सरकार बात कर रही है, अभी विचार विमर्श हो रहे हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि देखिए अब लॉ बन गया, लॉ तो ऐसे है कि हट तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में एक बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद है, और ऐसा बिल्कुल होगा। कई बार हुआ है तो इस बार भी होगा, एक बीच का रास्ता निकलेगी जिसमें फार्मर का भी लॉस ना हो और गवर्नमेंट की लॉ भी रह जाए, ठीक है। गवर्नमेंट का जो उन्होंने एक्ट बनाया वो भी रह जाए और लॉस भी ना हो। और एक बात आपसे अनुरोध करना ये चाहेंगे, पहले आप लोग पूरी डिटेल एनालिसिस कर लिया करिए, ठीक है। सभी लोग से ये अनुरोध है कि पहले आप लोग डिटेल उसके बारे में जान लिया करिए, तब किसी के बारे में कुछ भी पोस्ट किया करिए। आजकल लोग इमोशनल होकर भी कुछ भी पोस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब ये कुछ पिक्चर चली है कि बैरिकेड्स वगैरह तोड़ा जा रहा है, तो वो एक्चुअली वो जो पिक्चर है वो 2 साल पहले की है, लोग उसको एज अ इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों से बचिए, पहले अपना देखिए, पहले अपनी जानकारी पूरी कर लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर इसका वो कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मेरे हिसाब से दोनों तरफ से गलती है, ओके। लूप में भी जो देखिए कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट तो हो नहीं सकती है, उसको हमको बताना पड़ता है। तो बेसिकली अगर फार्मर को ये लग रहा है कि ये फार्म बिल उनके खिलाफ है, तो बिल्कुल उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। गवर्नमेंट से बात करिए और एक सुटेबल नतीजे तक पहुंचा जा सकता है, जो कि गवर्नमेंट अभी 2 मीटिंग हुई है, दोनों मीटिंगों में कोई फैसला निकला नहीं है। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो मीटिंग अभी 8 तारीख को होने वाली, उसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एक पॉइंट तक पहुँचे, ठीक है, ताकि ये प्रोटेस्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके और एक हम लोग कह सकते हैं कि फिर से दोबारा एक नॉर्मल रूटीन किसान का भी चालू हो जाए, ठीक है, मतलब वो भी अपने काम पे जाए। तो उम्मीद ये है कि एक नॉर्मल एक पॉइंट पे सरकार और फार्मर दोनों पहुँचेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ जानने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया समझने को मिला होगा और इन 3 बिल्स के बारे में भी जानने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।